Welcome back, students. I am Ravi, your verbal ability and soft skill trainer. And today we are going to discuss a very important part of grammar, and that is modal verbs. Modal verbs क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, क्या यूज होता है उनका, और हम बहुत बार कंफ्यूज कर जाते हैं व्हेन वी यूज दीज मॉडल वर्ब्स इन द सेंटेंसेस। बहुत बार हमें पता नहीं होता है स्टूडेंट्स की कब इनका यूज करना है, कहाँ यूज करना है, कैसे यूज करना है, और हम कैसे अपने सेंटेंस को रेक्टिफाई कर सकते हैं या सही कर सकते हैं। मॉडल वर्ब्स हमें ये भी बताते हैं कि आप कब पोलाइट हो सकते हैं, कब फ्रेंडली हो सकते हैं, कब थोड़ा कैजुअल हो सकते हैं, और कहां आपको एम्फसाइज करना है, कहां आपको रिक्वेस्ट करना है, कहां पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी डिनोट करनी है, और कहां आपको ऑफर देना है। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स which is associated with these modal verbs. Okay, so these modal verbs are nothing but the verbs which help the main verb in completing the sense of the sentence with the real and authentic meaning conveyed by the user. Why these modal verbs are used? What are the implications and what are the applications of these modal verbs? We will today discuss and learn about these things in detail in this video. And I assure you that this video is going to be very much informative for you. It will clear all your doubts regarding modal verbs and its usage, and will also give you a core concept and a clear understanding of the topic. So not wasting the time, let's start with the video. Modal verbs. Now, what are modal verbs? Modal verbs किसे कहते हैं? Let's see the definition first. Modal verbs are helping verbs that are used along with the main verb to represent the ability, possibility, and probability of a subject to do an action and emphasize the necessity of an action. क्या मतलब हुआ? Modal verbs वो verbs होते हैं, बेसिकली एक हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब के साथ यूज किया जाता है और जिनका काम होता है कि वो मेन वर्ब को रिप्रेजेंट करने में मदद करे। क्या? किसी एबिलिटी को, एबिलिटी टू डू एन एक्शन, किसी एक्शन के करने की पॉसिबिलिटी को, या उसके प्रोबेबिलिटी को। ठीक है। ऑल्सो इट एम्फसाइजेस द नेसेसिटी ऑफ एन एक्शन। ठीक है, कि एक्शन करना कितना जरूरी है, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द एक्शन, इट इज एम्फसाइज्ड बाय दीज मॉडल वर्ब्स। सो फ्रेंड्स, let's see what modal verbs are and how they give us a sense of probability, possibility, ability, and the necessity to emphasize a particular happening of the action which is done by the subject. So let's see what the modal verbs are all about. Let's see the definition of the modal verb. Once again, if we see the definition of the modal verb, it says these are the helping verbs. ठीक है, emphasize helping verbs, मदद करने वाले verbs है, that are used along with main verbs, जो main verbs के साथ use किए जाते हैं। किस लिए? To represent the ability, किसी ability के बारे में बताने के लिए, possibility के बारे में, या probability of a subject to do an action, कोई subject के किसी एक्शन को करने का एबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, या प्रोबेबिलिटी है, तो कितना है, नहीं है, उसके बारे में अगर हमें बताता है तो मॉडल वर्ब बताता है। और एम्फसाइज द नेसेसिटी ऑफ एन एक्शन, इट ऑल्सो एम्फसाइज मतलब जोर देना, बताना, नेसेसिटी की वो एक्शन कितना जरूरी है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो भी एक्शन करता है उसके करने की एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, या एम्फसाइजिंग द नेसेसिटी ऑफ एन एक्शन, उसके बारे में अगर जो वर्ड्स हमें बताते हैं उन वर्ड्स को हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, मॉडल वर्ब्स आर ऑलवेज यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, ये हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ यूज होते हैं। दे गिव मोर मीनिंग टू द मेन वर्ब्स एंड दे make a sense only when accompanied by the main verbs. Example, let's see the example. You must help your parents at home. तुम्हें अपने पेरेंट्स की मदद जरूर करनी चाहिए घर पे, right? So must help,
ये जो मस्ट है ये हमें बता रहा है, एम्फसाइज कर रहा है नेसेसिटी ऑफ द एक्शन, कि आपको ये एक्शन जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हेल्प करनी चाहिए। किसको? अपने पेरेंट्स की। सो इट इज टेलिंग यू अबाउट द नेसेसिटी ऑफ द एक्शन विच इज हेल्पिंग योर पेरेंट्स एट होम, एंड सो वी कैन से दैट मस्ट इज अ मॉडल वर्ब। ओके, यहां पे देखिए इसके साथ हेल्प जो यूज हुआ है मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में है V1, राइट? सो ऑलवेज V1 form of the verb is used with modal verbs. Now the second sentence says, I will do my job with complete dedication. मैं अपना काम पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी तत्परता के साथ करूंगा। Now here will is a modal verb which indicates what? The ability to do a job with complete dedication. और do जो है वो यहाँ पे मेन वर्ब है, करूंगा मैं, ठीक है? सो will जो है वो हमें बता रहा है the ability to do a work with complete dedication. I am capable, I am able to do the work with complete dedication. So will here is a modal verb. So we need to understand the concept behind modal verb and what it actually conveys in a sentence. Okay, let's have a look. Now, let's have a look at the types of modal verbs and their function. So there are total 10 types of modal verbs, students. Okay, and we will read about each one of them individually with suitable examples so as to clear the concept of those modal verbs. Okay, let's start with the first one. The very first modal verb is can. Now, it is used to denote or express the ability of a subject to perform an action or to request permission to perform an action. ठीक है, तो कैन का जो यूज होता है वो हम कहां करते हैं? किसी सब्जेक्ट के किसी एक्शन को करने की एबिलिटी को डिनोट करना हो या रिक्वेस्ट और परमिशन की बात हो, ठीक है, वहां हम कैन को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राहुल कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस। नाउ राहुल हैज द एबिलिटी टू स्पीक 5 लैंग्वेजेस। ओके, हर कोई 5 लैंग्वेजेस नहीं बोल सकता है। He is having this ability. He must have learned these languages over the period of years. So he has the ability to speak 5 languages. Again, it is telling the ability of the subject to perform a particular action. Okay, और यहां देखिए verb का first form लगा हुआ है, that is speak. नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें, रिया कैन स्विम थ्रू द रिवर। रिया जो है वो रिवर को तैर के पार कर सकती है, वो पूरी रिवर तैर के पार कर सकती है, उसके अंदर ये एबिलिटी है, राइट? सो अगेन कैन हियर expresses a strong ability of a person, of a subject to complete a particular action or a task. Okay, now moving forward with the next modal verb, could. Could is another word, okay, and this is used again to denote the ability of the subject to perform an action or offer made by the subject to perform an action. So subject किसी action को कर पाता था, could is actually a past tense of can. तो past में जो actions हम कर पाते थे या subject कर पाता था उसके बारे में ये बताता है, not in present. It is used for generally past tense. Okay, और कोई ऑफर अगर करना है किसी को प्रेजेंट में तो हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई कुड हेल्प यू इफ यू वॉन्ट। नाउ आई एम ऑफरिंग समबडी फॉर अ हेल्प, सो हेयर वी विल यूज कुड। आई कुड हेल्प यू इफ यू वॉन्ट। ओके, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं अगर तुम चाहो तो, अगर आप चाहो तो ability को again denote कर रहा है, denote the ability of the subject to perform an action again, so we will use the word could, the modal verb could here to denote the ability of the action. Again, she could help you with your project. वो तुम्हारी मदद कर सकती है प्रोजेक्ट को क्या करने में, बनाने में। तो यहां पे जो कुड का यूज हो रहा है वो हम क्या कर रहे हैं, वो ऑफर के तौर पे यूज कर रहे हैं। वी आर गिविंग सम ऑफर टू समबडी, वी आर ऑफरिंग हेल्प टू द अदर पर्सन, एंड दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग कुड। कुड का जब हम प्रयोग करते हैं, जब हम यूज करते हैं, इसका मतलब आइदर हम एबिलिटी को डिनोट करते हैं पास्ट में, या अगर हम कोई प्रेजेंट में ऑफर कर रहे हैं, कोई चीज किसी को हेल्प ऑफर कर रहे हैं, तो हम कुड को डिनोट कर सकते हैं। इट इज मोर पोलाइट एंड मोर फॉर्मल।
Okay, so use of could is more polite and more formal, more gracious way, whereas can is less formal, more casual and more friendly. Can आप अपने friends या relatives के साथ use कर सकते हैं, but could जो होता है वो हम फॉर्मल वे में यूज करते हैं, एल्डर्स के साथ या स्ट्रेंजर्स के साथ हम उसको यूज करते हैं कुड को, ठीक है। जैसे अगर आपको अपने फादर को बोलना होगा कोई हेल्प करने के लिए तो आप वहां कुड लगाओगे, ही इज एल्डर टू यू। ओके, जैसे कुड यू प्लीज पास ऑन द सॉल्ट टू मी फादर, राइट, क्या आप मुझे सॉल्ट नमक जो है पास करेंगे। ओके, सो हियर वी विल यूज कुड। सो दिस इज द यूज ऑफ मॉडल वर्ब कुड। आई होप कैन और कुड का कॉन्सेप्ट हमें यहां तक समझ में आ गया होगा विद द हेल्प ऑफ द रेलेवेंट एग्जांपल्स। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट मॉडल वर्ब एंड दैट इज मे। अब मे और माइट दो होते हैं। मे कहां यूज होता है? यूज टू डिनोट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस। पहला यूज है किसी एक्शन को या होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है, कितना प्रतिशत फिक्स है कि वो एक्शन होगा, उसके बारे में डिनोट करता है। या किसी चीज के बारे में आपको रिक्वेस्ट करना है, परमिशन चाहिए आपको किसी चीज के बारे में, ओके, या आपको परमिशन देना है किसी को, ठीक है, बहुत ही पोलाइटली आप किसी को देना चाहते हैं, फॉर्मली देना चाहते हैं, तो वहां हम मे का यूज करते हैं। सो मे इज मोर पोलाइट एंड मोर फॉर्मल, ओके, एंड दैट इज व्हाई वी यूज मे। जब हम फॉर्मली किसी को बोलते हैं, ठीक है, किसी एक्शन की प्रोबेबिलिटी हम डिनोट करें, या किसी रिक्वेस्ट के लिए हम किसी से बात करें, या किसी को परमिशन दें, ठीक है, रिक्वेस्ट या परमिशन हम लेते हैं या देते हैं, तो वहां हम मे का यूज करते हैं। इट इज मोर फॉर्मल एंड मोर ग्रेशियस, ओके। फॉर एग्जाम्पल, माई फ्रेंड्स मे कम टू विजिट यू टुमारो। ओके, मे में प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। जब हम मे की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि ज्यादा चांसेस है उस चीज के होने का, तब हम वहां मे का यूज करते हैं। जैसे माई फ्रेंड्स मे कम टू विजिट यू टुमारो, मेरे फ्रेंड्स कल हो सकता है तुमसे मिलने आए। तो यहां प्रोबेबिलिटी 70-80% जब होती है, किसी एक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी अगर 70-80% है, तो वहां हम मे का यूज करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज अ गोल्डन रूल टू रिमेंबर, इट्स यूसेज। माई फ्रेंड्स मे कम टू विजिट यू टुमारो, मेरे फ्रेंड्स कल आएंगे तुमसे मिलने के लिए, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा संभावना है, तो हम मे का यूज करते हैं। अगेन, मे आई गो टू वॉच मूवी इन द थिएटर, आस्किंग फॉर अ फॉर्मल परमिशन। सपोज आप अपने फादर से या किसी बड़े से पूछ रहे हो कोई चीज, ठीक है, विच इज फॉर्मली एंड विच इज मोर पोलाइट, यू हैव टू यूज पोलाइट वर्ड, सो यू विल यूज मे आई गो टू वॉच मूवी इन द थिएटर, क्या मैं जा सकता हूं थिएटर में मूवी देखने के लिए, राइट। सो हम यहां पे ऐसे केसेस में मे का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, माइट। माइट का हम यूज करते हैं वहां पे जहां प्रोबेबिलिटी कम है, किसी एक्शन के होने की प्रोबेबिलिटी अगर मान लीजिए 25-30% है, 20-30% है, तो हम वहां माइट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और used to denote the probability of an action taking place, to make suggestions or to make suggestions, किसी को आपको सजेशन देना है, एडवाइस देना है, वहां भी आप might का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज लेस फॉर्मल, ओके, मोर कैजुअल एंड लेस पोलाइट। if we take the example, it says it looks nice but it might be very expensive, ये दिखने में तो बहुत अच्छा है मगर हो सकता है कि बहुत एक्सपेंसिव हो, तो इसके एक्सपेंसिव होने के चांसेस ज्यादा नहीं होंगे, 20-30% होंगे कि वो एक्सपेंसिव होगा, बहुत ज्यादा नहीं होंगे, अदरवाइज हम वहां मे लगाएंगे, राइट। तो चूंकि हो सकता है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं हो, लग रहा है कि एक्सपेंसिव होगा बट श्योर नहीं उसके बारे में, ठीक है, बहुत कम श्योरिटी है, हम माइट यूज करेंगे, राइट। सो ये देखने में अच्छा लग रहा है मगर हो सकता है कि एक्सपेंसिव हो, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, श्योरिटी इज वेरी लेस, वी विल यूज माइट। नेक्स्ट, इट सीम्स एज इट माइट रेन टुडे, ऐसा लगता है कि आज बारिश होगी, हो सकता है बारिश होने की संभावना बहुत कम हो, धूप निकली हो, आसमान साफ हो, द स्काई इज क्लियर, ब्राइट सनी मॉर्निंग है, राइट। तो हम कम आशंका ये व्यक्त करते हैं या बताते हैं कि हो सकता है, शायद, ठीक है, नॉट कंफर्म, हो सकता है 20-30% की बारिश हो जाए, तो वहां पे हम माइट का यूज करेंगे, मे का यूज नहीं करेंगे, राइट। तो इन केसेस में हम माइट का यूज करते हैं। कैन, कुड, मे और माइट, ये चार मॉडल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा विद द रिलेवेंट एग्जांपल्स। लेट्स सी द नेक्स्ट वन।
विल का यूज कहां करते हैं फ्रेंड्स, और विल कब यूज किया जाता है? अगेन इट सेज इट इज यूज टू डिनोट द श्योरिटी ऑफ एन एक्शन। किसी एक्शन के होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, अगर बहुत ज्यादा है, श्योर हैं आप कि वो होगी चीजें, तो हम वहां विल का यूज करते हैं। और द एश्योरेंस ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन, या अगर सब्जेक्ट ये कह रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर एक्शन को परफॉर्म करेगा, 100% परफॉर्म करेगा और जोर दे के कह रहा है, तो हम वहां विल का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा। लेट्स सी द एग्जांपल। शी विल certainly do her best to win the match। वो अपनी पूरी कोशिश करेगी, जाहिर तौर पे पूरी कोशिश करेगी, ठीक है, डू हर बेस्ट, क्या, अच्छा करने की, ताकि वो मैच जीत सके। तो यहां सर्टेनली जो है वो श्योरिटी को, ठीक है, साबित करता है कि आप श्योर है उसके बारे में, कोई चीज की करने के बारे में, देन वी विल यूज विल। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, दे विल प्ले द मैच टुमारो, इट इज श्योर। ठीक है, अगर सब ठीक रहा तो वो कल मैच जरूर खेलेंगे। दे विल प्ले द मैच टुमारो। सो इन दोनों सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो श्योरिटी को एक्सप्रेस करने की बात की जा रही है। ठीक है, इट डिनोट द श्योरिटी ऑफ एन एक्शन टेकिंग प्लेस एंड ऑल्सो द अश्योरेंस ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म एक्शन। अश्योरेंस सेकंड वाले में देखिए, सी दे विल प्ले द मैच टुमारो। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये किसी पर्टिकुलर एक्शन को, मैच खेलने के लिए बता रहा है कि वो कल जरूर खेलेंगे। ठीक है, सो इट इज द अश्योरेंस ऑफ द सब्जेक्ट दैट दे विल परफॉर्म दिस पर्टिकुलर टास्क, दे विल डेफिनेटली प्ले द मैच टुमारो। तो जब हम श्योरिटी या अश्योरेंस की बात हम करते हैं कहीं और सब्जेक्ट ये कंफर्म करता है कि वो ये काम जरूर करेगा, तब हम वहां पे विल का यूज करते हैं, जो फ्यूचर इवेंट के लिए यूज किया जाता है। ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज वुड। अब विल जो है और वुड, वुड इसका पास्ट टेंस हो जाता है, तो वुड हम कहां यूज करते हैं? और वुड जो होता है वो थोड़ा ज्यादा पोलाइट वे में हम यूज करते हैं एज कंपेयर टू विल। विल थोड़ा पोलाइटनेस में नहीं आता है, विल श्योरिटी या एश्योरेंस को डिनोट करता है, मगर जो वुड होता है यूज टू शो पोलाइटनेस व्हेन रिक्वेस्टिंग और आस्किंग इफ एन एक्शन कैन बी डन बाय द सब्जेक्ट। ये किसी चीज को बहुत ही पोलाइट और हम्बल वे में पूछने के लिए या काम करने के लिए, इजाजत लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यूज टू शो पोलाइटनेस। पोलाइटनेस मतलब व्हेन यू आर वेरी पोलाइट विद समबडी, आप बहुत ही झुक के विनम्रता से उनसे बात करते हैं या किसी चीज के लिए पूछते हैं, आग्रह करते हैं, तब हम वहां वुड का यूज करते हैं। ठीक है, टू शो पोलाइटनेस व्हेन रिक्वेस्टिंग और आस्किंग इफ एन एक्शन कैन बी डन। जब हम रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज के बारे में, या जब हम पूछते हैं कि क्या कोई एक्शन परफॉर्म हो सकता है या हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मली जब हम फॉर्मल रिक्वेस्ट करते हैं बहुत ही पोलाइट वे में, तब वहां हम वुड का यूज जनरली करते हैं। जैसे, वुड यू बी एबल टू ब्रिंग योर पेन ड्राइव व्हेन यू कम? क्या आप अपना पेन ड्राइव ला सकते हैं जब आप आएंगे? मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है, मैं उनसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आप ये एक्शन कर पाएंगे कि नहीं। आस्किंग इफ एन एक्शन कैन बी डन बाय द सब्जेक्ट, कैन यू डू दिस फॉर मी? ओके, व्हाट वुड यू ब्रिंग द पेन, वुड यू बी एबल टू ब्रिंग द योर पेन ड्राइव? अब पेन ड्राइव कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बट हो सकता है कि कभी हम भूल जाते हैं या ना लाएं या लाने का मन ना हो, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं उनसे बहुत ही हम्बली रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पोलाइटली पूछ रहा हूं कि क्या आप ये एक्शन कर सकते हैं, क्या आप ये लाने का काम कर सकते हैं, तो हम वुड का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखते हैं, वुड यू प्लीज पास ऑन दैट पेन टू मी? क्या प्लीज आप वो पेन जो है मुझे पास करेंगे? हो सकता है मैं थोड़ा दूर बैठा हूं, आपके पास पेन रखा हुआ है और मैं बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहा हूं किसी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए, तो वहां पे हम वुड का यूज करेंगे। तो विल और वुड का भी आपको कंफर्म हो गया होगा यहां तक। ठीक है, आई होप आई एम making myself very clear to you people, okay, and you are getting the core concept and the usage of the terms, the modal verbs. Let's see the next one. Shall. This is very commonly used. Now it is used to denote the surety of an action taking place or the assurance of the subject to perform an action. Okay, again यहां पे shall का यूज किया जाता है श्योरिटी के लिए। ठीक है, किसी एक्शन के बारे में जब आप श्योर होते हैं कि वो परफॉर्म होना है, कब होगा, ठीक है, और दूसरी चीज एश्योरेंस ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म एन एक्शन, जब सब्जेक्ट एश्योर्ड है उसके बारे में कि वो करेगा ही करेगा, ठीक है,
फ्यूचर में, राइट, तो हम वहां शैल का यूज करते हैं। जनरली ये फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए यूज करते हैं हम लोग, जैसे आई शैल, बी शैल एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारी चीजें फर्स्ट और सेकंड पर्सन के लिए हम लोग यूज करते हैं। अदरवाइज थर्ड पर्सन के लिए हम विल का यूज करते हैं, शैल का यूज नहीं। ही विल, शी विल, इट विल, राइट, जनरली ये यूज किया जाता है। अगर हम सेंटेंस देखें, शैल आई ब्रिंग यू सम कॉफी टू ड्रिंक, क्या मैं आपके लिए कुछ कॉफी ला सकता हूं? क्या आप कॉफी पियेंगे? क्या मैं आपके लिए कॉफी ला सकता हूं? आई एम आस्किंग, ओके, आई एम श्योर, ओके, टू परफॉर्म एन एक्शन। इट इज यूज टू डिनोट द श्योरिटी और टू मेक एन ऑफर ऑल्सो। If you want to make a request or an offer to somebody very formally, then also this shall is used. So here, used to denote the surety of an action taking place or the assurance of the subject to perform an action. That is, I'm assured, I ensure that I will be able to bring the coffee for you. So I am offering you something. So when we offer, then also shall is used. Next देखते हैं, वी शैल विन द मैच आफ्टर ऑल डे प्रैक्टिस। हम लोग मैच जीत सकते हैं अगर हम पूरे दिन प्रैक्टिस करें तो फ्यूचर में किसी चीज की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को डिनोट कर रहा है, ओके, एंड सेकंड फॉर्म है, ठीक है, सेकंड पर्सन के साथ, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वी, उसके साथ हम यूज करेंगे तो हम जनरली शैल का यूज करते हैं, राइट। सो वी शैल विन द मैच आफ्टर ऑल डे प्रैक्टिस, हम मैच जीत सकते हैं सारे दिन के प्रैक्टिस के साथ। तो यहां तक का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, शुड। शैल, शुड इसका पास्ट टेंस हो जाता है शैल का। यूज टू डिनोट द नेसेसिटी ऑफ एन एक्शन टू बी डन बाय द सब्जेक्ट, ये उस एक्शन के नेसेसिटी को डिनोट करता है जो सब्जेक्ट करने वाला है, कि वो एक्शन कितना जरूरी है भी या नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू शुड विजिट योर डॉक्टर एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, आपको डॉक्टर के पास कम से कम साल में 2 बार जाना चाहिए, ये जरूरी काम है। इट इज वेरी एसेंशियल टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, आपको जरूरी होना चाहिए, अपने बारे में ख्याल रखें, अपने बॉडी का ख्याल रखें, और इसके लिए क्या जरूरी है, साल में 2 बार डॉक्टर से मिलना जरूरी है, बॉडी हेल्थ चेकअप जरूरी है। सो हम यहां पे नेसेसिटी को डिनोट कर रहे हैं कि ये एक्शन कितना जरूरी है होना हमारे लिए, राइट। सो यू शुड विजिट योर डॉक्टर एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, आपको लगभग साल में 2 बार अपने डॉक्टर से जाके क्या करना चाहिए, मिलना चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ओके। सो नेसेसिटी है ये आपके लिए। वन शुड ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में कम से कम 2 बार ब्रश करना चाहिए, किसी को भी, एक जनरल स्टेटमेंट है कि हर इंसान को दिन में 2 बार ब्रश करना ही चाहिए, ये नेसेसिटी, अदरवाइज द टूथ विल डीके, हमारे दांत में है वो प्लाक लग जाएगा, डीके होने लगेगा। तो उसके लिए जरूरी है क्या करना, ब्रश करना, कितनी बार, दिन में 2 बार, राइट। सो वन शुड ब्रश टीथ ट्वाइस अ डे, 2 बार हमें ब्रश करना ही चाहिए। यहां तक का फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, राइट। लगते ये सब एक जैसे हैं, बट जब हम इसका यूज करते हैं सेंटेंसेस में तो हमें और ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। आई एम श्योर कि जब आप इसको यूज करेंगे इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ तो धीरे धीरे चीजें और क्लियर होती जाएंगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मस्ट की बात करते हैं। नाउ दिस मॉडल वर्ब डिनोट्स द स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी फॉर द सब्जेक्ट टू डू और नॉट टू डू एन एक्शन। ये सब्जेक्ट के बारे में या सब्जेक्ट को ये बताता है कि कोई काम आप करने वाले हो तो आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन होना चाहिए, कि मतलब ये काम आपको करना है, इट इज अ काइंड ऑफ ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, ठीक है। तो वहां पे हम मस्ट लगाते हैं, और नेसेसिटी फॉर द सब्जेक्ट टू डू और नॉट डू एन एक्शन, कि कितना वो जरूरी है काम आपके लिए करना या नहीं करना, कितना मायने रखता है वो काम आपके लिए करना या नहीं करना। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मस्ट का यूज करते हैं। मस्ट मतलब जरूर, ठीक है। जरूर का मतलब क्या है, इट डिनोट द स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी और द ऑब्लिगेशन टू डू अ पर्टिकुलर टास्क फॉर द सब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल, you must get yourself medical advice, you must get yourself medical advice before the situation become worse, ठीक है। आपको अपने लिए डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिकल एडवाइस ले लेनी चाहिए, इससे पहले कि आपकी सिचुएशन, आपकी स्थिति और खराब हो जाए। हो सकता है किसी को कोई बीमारी हो, वो डॉक्टर के पास ना जा रहा हो, छुपा रहा हो,
तो हम यहां वो कह सकते हैं, ये स्टेटमेंट कह सकते हैं, यू मस्ट गेट योरसेल्फ मेडिकल एडवाइस। आपको डॉक्टर से मिलकर मेडिकल एडवाइस जरूर लेना चाहिए बिफोर द सिचुएशन बिकम्स वर्स, इससे पहले कि जो सिचुएशन है वो क्या हो जाए और बुरी हो जाए आपके लिए और बेकार हो जाए। ठीक है, सो मस्ट हियर डिनोट्स स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज योर ड्यूटी, okay, and also it is necessary for you to perform this action, otherwise you will deteriorate your health. Next, she must not resort to unfair means in order to pass the exam. उसे कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, ठीक है, एग्जाम को पास करने के लिए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम में चीटिंग करते हैं या इधर उधर ताक झांक करते हैं, पूछते हैं दूसरों से, दिस इज कॉल्ड अनफेयर मीन्स, जो सही चीज नहीं होती है। तो ये भी हमारा क्या है, एक ऑब्लिगेशन है, एक हमारी क्या है, एक तरह की ऑब्लिगेशन, एक ड्यूटी है, क्या करना, हमें मस्ट नॉट रिजॉर्ट टू अनफेयर मीन्स इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम, एग्जाम पास करने के लिए हमें ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ये हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। सो दीज आर द यूजेस ऑफ मस्ट। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एंड द लास्ट मॉडल वर्ब, दैट इज कॉल्ड ought to। ought to क्या होता है, ये क्यों यूज करते हैं हम, राइट। ought to is used to denote the obligation of the subject to perform a particular action। सब्जेक्ट को एक खास तौर का एक्शन परफॉर्म करने के लिए कितना ऑब्लिगेशन होना चाहिए, ठीक है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके बारे में ये हमें बताता है। यूज टू डिनोट द ऑब्लिगेशन ऑफ द सब्जेक्ट टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर एक्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा हमें ऑब्लिगेटरी बताता है, नेसेसिटी के बारे में नहीं बताता, मगर हमें ऑब्लाइज करता है कि ये काम हमें करना चाहिए। जैसे वो हमारी ड्यूटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, बट एक तरह से करना आपके लिए बेनिफिशियल है, वो फायदेमंद है, राइट। सो यू शुड डू दीज थिंग्स। क्या, जैसे एग्जाम्पल हमें, यू ऑट टू अपोलोजाइज फॉर योर मिसबिहेवियर लास्ट नाइट विथ योर फादर। आपने जो तुमने लास्ट नाइट अपने फादर के साथ मिसबिहेव किया, उसके लिए तुम्हें जरूर माफी मांगनी चाहिए। You ought to apologize. It is your obligation. It is your responsibility. It's a kind of your duty because you have done wrong. You have done something wrong, and for that you need to apologize. So ought to यहाँ पे हमें obligation के बारे में बताता है। Next sentence अगर हम देखें, one ought to obey his her parents। हर किसी को अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए, हमें उनकी बात माननी चाहिए, उनको सुनना चाहिए, जो कहते हैं वो, ठीक है, वो हमारे अच्छे के लिए कहते हैं, तो ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई गलत चीज नहीं है, कोई आपको फोर्स नहीं करेगा, मगर ये हमारी खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी बात सुने, उनको समझे और उनको फॉलो करें। सो इट इज आवर मोरल ऑब्लिगेशन टू ओबे आवर पेरेंट्स। सो दिस इज व्हाई दीज मॉडल वर्ब्स ought to, it represent or denote obligation of the subject to perform a particular action। यहां तक हमारे 10 मॉडल वर्ब्स कंप्लीट हो गए with all kinds of sentences and relevant concepts of it, okay। और मुझे पूरा उम्मीद है स्टूडेंट्स की आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको समझा होगा, ठीक है। कुछ और मॉडल वर्ब्स हैं हमारे आगे जो मुझे लगता है कि जिसका यूज हम लोग बहुत गलत करते हैं या हमें एक्चुअल में पता नहीं होता कि इनका यूज कहां होना है, जैसे शुड हैव, कुड हैव एंड वुड हैव। ये 3 ऐसे मॉडल वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जो अक्सर हम गलत यूज करते हैं। तो आइए इनके बारे में हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका सही यूज, एप्रोप्रिएट यूज ऑफ शुड हैव, कुड हैव एंड वुड हैव, इन तीनों का सही यूज क्या होना चाहिए और हम इनको कहां यूज कर सकते हैं। पहला है शुड हैव, ठीक है। जैसे हमें पता है कि इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस समथिंग, ये किसी चीज के बारे में बताता है जो हमें करना चाहिए था, जो हमारी ड्यूटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मगर हम नहीं कर पाए, बट इट डिड नॉट हैपन, द टास्क वाज नॉट कंप्लीटेड एंड नाउ वी रिग्रेट। और अब हम उसके बारे में अफसोस कर रहे हैं कि काश मैंने काम कर लिया होता, राइट। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यू शुड हैव कंप्लीटेड योर मेडिकल, तुम्हें अपना मेडिकल, जो मेडिकल की पढ़ाई है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए थी। हो सकता है अब उसने कंप्लीट नहीं करी, उसको अच्छी जॉब ना मिली, वो डॉक्टर नहीं बन पाया, ठीक है। अब वो अफसोस कर रहा है, ही इज रिग्रेटिंग, ओके, ही इज रिग्रेटिंग। तो जब रिग्रेट करते हैं हम, जो हमारी ड्यूटी नहीं पूरी हो पाई,
उसके वजह से हमें जो दिक्कत हो रही है उसको लेके हम जो रिग्रेट करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? शुड हैव। यूज शुड हैव। सो यू शुड हैव कंप्लीटेड योर मेडिकल। आपको अपना मेडिकल पूरा कर लेना चाहिए था। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखिए, आई शुड हैव बॉट द कंप्यूटर, इट वॉज ऑन ऑफर। जब कंप्यूटर पे ऑफर था तो मैं नहीं खरीद के लाया, अब मैं पछता रहा हूं। नाउ आई एम रिग्रेटिंग। सो आई विल यूज शुड हैव। मुझे कर लेना चाहिए था, मुझे खरीद लेना चाहिए था, उस पर ऑफर चल रहा था, अब ऑफर नहीं है। तो शुड हैव का यूज मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ऑलराइट, तो शुड हैव का यूज हमें वहां करना है जहां कोई काम हम करने वाले थे, नहीं कर पाए, अब हम उसको रिग्रेट कर रहे हैं, उसके बारे में पछतावा कर रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं। सो वी विल यूज शुड हैव ओवर देयर। नेक्स्ट वी हैव कुड हैव। कुड हैव का यूज हम कहां करते हैं? कुड हैव का यूज हम वहां करते हैं कि कोई काम हमें करना था, ठीक है, मगर हमने अपनी मर्जी से उसको नहीं किया, बट हम रिग्रेट नहीं कर रहे, अभी भी हम खुश हैं। ठीक है, there was a job which we have to, which a task which you have to do, okay, and you did not do it, but still you are not regretting about it. आप कोई regret नहीं करें, आपने अपनी मर्जी से नहीं किया, it's by your choice that you did not do it. For example, it is used to express an idea when something could be done but it did not happen as the subject did not want to perform the action by his choice. कोई काम होनी थी मगर सब्जेक्ट ने उसको नहीं किया, क्यों? अपनी मर्जी से, उसकी चॉइस से वो काम नहीं हुआ कि मेरी मर्जी नहीं है, मैं नहीं करूंगा, राइट? मगर वो रिग्रेट या रिपेंट नहीं कर रहा उस चीज को लेके, तो हम वहां कुड हैव का यूज करते हैं। जैसे शी कुड हैव टेकन द हेल्प ऑफ अ मदर इन मेकिंग हर प्रोजेक्ट। वो अपनी मदर की हेल्प ले सकती थी अपने प्रोजेक्ट बनाने में, मगर उसने नहीं लिया, उसकी मर्जी, उसकी चॉइस थी, उसने नहीं लिया, और इसके लिए उसको अफसोस भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, उसने नहीं लिया, उसने खुद से प्रोजेक्ट कर लिया। रवि could have watched the movie but he preferred to finish his assignments. रवि जो है वो चाहता था कि मूवी देख ले, वो चाहे तो मूवी देख सकता था, मगर उसने क्या प्रेफर किया? अपनी मर्जी से उसने अपने असाइनमेंट्स को फिनिश किया मूवी देखने की जगह। सो इट इज बाय द चॉइस ऑफ द सब्जेक्ट एंड नॉट इंप्लीमेंटेड फोर्सफुली। सो दैट इज व्हाई वी विल यूज कुड हैव। जहां पे चॉइस की बात आती है, एक्शन अपने चॉइस से हो रहा है, जोर जबरदस्ती से नहीं, और कोई रिपेंट भी नहीं हो रहा है, तो फिर हम वहां कुड हैव का यूज करते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक का कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होगा। लास्ट है हमारा वुड हैव। वुड हैव का फ्रेंड्स यूज वहां करते हैं जहां कोई एक्शन होना था, नहीं हो पाया किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से। ठीक है, कोई खास कारण था जिसकी वजह से वो काम नहीं हो पाया। सो इट सेज इट इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट वाज अबाउट टू बी परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट। ठीक है, ये उस एक्शन को डिनोट करता है जो किसी सब्जेक्ट के द्वारा होना था, बट इट डिड नॉट टेक प्लेस, नहीं हो पाया, ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजन, किसी खास रीजन, किसी खास कारण की वजह से वो काम नहीं हो पाया। राइट, फॉर एग्जाम्पल, आई वुड हैव कंप्लीटेड माई टास्क ऑन टाइम बट माई फादर कॉल्ड मी फॉर द डिनर। मैंने अपना काम समय पे कंप्लीट कर लिया होता अगर मेरे फादर ने मुझे डिनर के लिए नहीं बुलाया होता। तो फादर ने मुझे डिनर के लिए बुला दिया, इस वजह से मेरा काम समय पर नहीं हो पाया। ठीक है, सो ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजन माय टास्क वाज नॉट कंप्लीटेड ऑन टाइम एंड दैट इज व्हाई वी विल यूज वुड हैव। ओके, लास्ट सेंटेंस देखते हैं। आराध्य वुड हैव बॉट द फ्लावर्स बट ही हैड लेफ्ट हिज वॉलेट एट होम। आराध्य फूल ले आता, फ्लावर्स खरीद के लाता, मगर वॉलेट, पर्स वो घर पे ही भूल गया था। तो कैसे लाता? किसी स्पेसिफिक रीजन की वजह से वो फ्लावर्स नहीं खरीद पाया, सो इसलिए हम वहां वुड हैव का यूज करेंगे। ठीक है, तो शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव, ये तीनों का यूज बहुत ही हम लोग गलत करते हैं, बहुत मिसयूज करते हैं, बहुत लोगों को नहीं मालूम है सही तरीके से कैसे यूज करते हैं। राइट, शुड हैव में मैंने क्या बताया? एक्शन होना था, नहीं हो पाया, अब रिग्रेट कर रहा हूं। ठीक है, तो जहां रिग्रेट है वहां शुड हैव। ठीक है, कुड हैव का क्या था? एक्शन होना था, नहीं हो पाया, मेरी मर्जी से नहीं हो पाया, मैंने कुछ और करना प्रेफर किया, मैंने नहीं किया, अपनी मर्जी से, चॉइस की बात है, तो कुड हैव। वुड हैव का क्या था? एक्शन होना था, नहीं हो पाया, ड्यू टू सम स्पेसिफिक रीजन, किसी खास रीजन की वजह से, कोई खास कारण की वजह से वो काम नहीं हो पाया। ठीक है, सो वी विल यूज वुड हैव। सो these are the
usage of should have, would have, and could have. I hope you must have got the core concept of it. पूरे अच्छे तरीके से मॉडल वर्ब्स आपको समझ में आए होंगे. शुड हैव, कुड हैव और वुड हैव कहाँ यूज करते हैं ये भी आपको पता चला होगा. सो इस मॉड्यूल के थ्रू हमें पता चला कि मॉडल वर्ब्स को हम कैसे सही से यूज करते हैं, कैसे यूज किया जाता है उसको अलग अलग सेंटेंसेस में, और क्या उसका कोर कॉन्सेप्ट है. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, and stay tuned for the next video which is coming very soon, and this will be a very informative channel for you. Please subscribe if you have not subscribed so far. Thank you so much for watching. Thank you, friends.